अब देखो, जो नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अपने को पढ़ना है वो है क्वेंचिंग। ठीक है, क्वेंचिंग से जो है मार्टेनसाइट का प्रोडक्शन होगा। अगर मान लो मैं इस ट्रिपल टी कर्व में आपको क्वेंचिंग दिखाऊं, जैसे ये अभी जो है ये नॉर्मलाइजिंग दिख रही है आपको, जिससे फाइन परलाइट बनता है। अगर मान लो इस ट्रिपल टी कर्व में आपको मैं क्वेंचिंग दिखाऊं, तो क्वेंचिंग दिखाने से पहले एक अपन CCR करके डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल कूलिंग रेट। ठीक है, ये जो लाइन है ये जा रही है किसकी? क्रिटिकल कूलिंग रेट की। ठीक है, वो होता है कि ऐसा कूलिंग रेट जो सिर्फ ये नोज को टच करते हुए जा रहा हो, राइट, उसको आप बोलोगे क्रिटिकल कूलिंग रेट। और अगर आपका जो कूलिंग रेट है वो अगर इस क्रिटिकल कूलिंग रेट से भी ज़्यादा है, ठीक है, लाइक दिस, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा भैया वो क्या बनेगा? वो बनेगा मार्टेनसाइट। ठीक है, मार्टेनसाइट। MS और MF जो है ये मैंने बताया था। MS जो है वो है मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर, MF जो है वो मार्टेनसाइट फिनिश टेम्परेचर। इट मीन्स जैसे ही इस टेम्परेचर पे आप पहुँचे, इस टेम्परेचर के नीचे जैसे ही आप आए, मार्टेनसाइट बनना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप इस MF के नीचे जस्ट आए या उस MF तक पहुँचे, मार्टेनसाइट बनना फिनिश हो चुका है। ठीक, तो जो ये वाली प्रोसेस थी ये थी क्वेंचिंग। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या बनने वाला है? मार्टेनसाइट बनने वाला है। ठीक, अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा, कि ये जो मार्टेनसाइट है, मैंने इसका माइक्रो स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था कि निडल शेप्ड ग्रेन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड और बिटल फेज होता है स्टील का। ठीक है, हार्डेस्ट और बिटल मोस्ट फेज अगर आया, आपसे पूछा स्टील का कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? मार्टेनसाइट होता है। ठीक है, और सॉफ्टेस्ट वाला जो था वो था स्फेरोडाइट। ठीक है, कैसे बनेगा? तो जो अपन ने अभी ट्रिपल टी कम में देखा वही चीज़ लिखी हुई है। ऑस्टेनाइट इज कूल्ड एट अ रेट ग्रेटर देन इक्वल टू CCR टू अ लो टेम्परेचर। ठीक है, CCR मतलब क्रिटिकल कूलिंग रेट, द कूलिंग रेट विच जस्ट टचेज द नोज इन ट्रिपल टी कव। ठीक है, अब देखो इतने फास्ट रेट से कूल करने से क्या हो जाएगा? जो कार्बन का डिफ्यूजन था ना वो नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो भी ऑस्टेनॉइड था, अपन ऑस्टेनॉइड को भी पकड़ते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट रेट से कूल करते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेट से कूल करने से क्या होता है कि जो कार्बन है ना, कार्बन डिफ्यूज होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाता है और उसी से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। बट मार्टेनसाइट के केस में क्या होता है कि तुम इतना तेजी से कूल कर दिया कि जो कार्बन डिफ्यूज हो रहा था, तो डिफ्यूजन के लिए उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, डिफ्यूजन मैंने बताया था कि दो फिनोमिना पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और टाइम, राइट। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा डिफ्यूजन के लिए, तो कार्बन डिफ्यूज ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसका एक नाम ये भी बोलते हैं कि मार्टेनसाइट जब बनता है तो अपन बोलते हैं कि इट इज डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, जो आयरन के एटम्स होते हैं ना, वो आयरन के एटम जो कि ऑस्टेनॉइड के अंदर थे, किसमें? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, वो अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करते हैं और बन जाते हैं बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, BCT स्ट्रक्चर, राइट। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सो कार्बन ऑलमोस्ट फ्रीजेस इन इट्स पोजिशन एंड अ डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन अकर। और ये डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? तो इट अकर्स बाय चेंज ऑफ गामा FC टू बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। गामा मतलब ऑस्टेनाइट, और ये जो BCT स्ट्रक्चर बना इसी को बोलते हैं कि दिस नॉन इक्विलिब्रियम सिंगल फेज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, नॉन इक्विलिब्रियम तो समझ में आ रहा होगा, नॉन इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि मार्टेनसाइट जो है वो ये एक मेटा स्टेबल फेज है। ठीक है, ये हमेशा के लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टेबल नहीं रहने वाला है। बट होता क्या है कि इन जनरल अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो ये बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल रहता है, इसलिए अपन उतना डिटेल में नहीं देखेंगे कि मार्टेनसाइट जो है मेटा स्टेबल है कि नहीं है। बट अगर मान लो क्वेश्चन आया कि इक्विलिब्रियम फेज है या नॉन इक्विलिब्रियम फेज है, तो तुम बोलोगे नॉन इक्विलिब्रियम फेज, कि टाइम के साथ में इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन का डिफ्यूजन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ में। बट अभी अगर अपन बात करें तो नॉन इक्विलिब्रियम सिंगल फेज स्ट्रक्चर है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो अभी जो भी मैंने तुमको अभी पुराना पढ़ाया है, अभी एनीलिंग अपन ने पढ़ा, नॉर्मलाइजिंग पढ़ा, अभी ऑश टेम्परिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इन दूसरी मेथड्स में जो भी तुमको प्रोडक्ट मिलता है उसमें दो फेज होते हैं। ठीक है,
अल्फा होगा और सीमेंटाइड होगा, बट यहाँ पे ऐसा है कि तुम सीमेंटाइड और अल्फा को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका नाम दिया है कि इसको सिंगल फेज स्ट्रक्चर बोला है। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये सिंगल फेज स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो मार्टेनसाइट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली होता है, ठीक। दैट इज अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन टाइम, दिस इज कॉल्ड ए थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ए थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसके लिए वापस ट्रिपल टी कर्व में आओ। देखो तुमने देखा कि जैसे ही तुम, ये मान लो एम एस की लाइन थी, ये एम एस जो है वे कोई एक टेम्परेचर है, मान लो रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे ही तुम 27 पे आए, देखो इस जगह पे, इस पॉइंट पे अभी क्या है, गामा है जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, वो गामा ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। जैसे ही तुम 27 के जरा सा नीचे आए, फट से वो गामा बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ, बहुत जल्दी से स्टार्ट हुआ काय में कन्वर्ट होना, मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होना। जैसे ही तुम एमएफ लाइन के नीचे जस्ट आए, पूरा का पूरा गामा 100% मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसे समझो कि इस लाइन को तुम ए से भी लेके आते, मतलब सीसीआर के अलोंग भी लेके आते, तब भी मार्टेनसाइट जो स्टार्ट होता बनना वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस टेम्परेचर पे। जब तुम इस टेम्परेचर के नीचे आओगे, इस वाली लाइन के जस्ट नीचे आओगे, तभी मार्टेनसाइट बनना स्टार्ट होगा। जब इस वाली लाइन के जस्ट नीचे आओगे, मार्टेनसाइट बनना फिनिश होगा। टाइम मैटर नहीं कर रहा है, चाहे इतने टाइम में बनाओ चाहे इतने टाइम में बनाओ, दैट डजंट मैटर। तो ये पॉइंट समझ में आया कि जो अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। और इसको एक ध्यान रखना कि ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसको बोला है ए थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ए थर्मल से ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो एक ये बात ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि मार्टेनसाइट में कभी कभार पूछ लेते हैं ए थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तो ये पॉइंट भी याद रखना। उसके बाद में अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है ऑस्टेम्परिंग। अब ऑस्टेम्परिंग से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो पहले अपन यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेते हैं, राइट। देखो ऐसा है कि जो नोज की लाइन थी, मान लो उसको मैं ऐसा डॉटेड डॉटेड दिखा देता हूँ, ये जो नोज की लाइन है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अपन बोलते हैं कितना 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ठीक है। तो नोज की लाइन के नीचे आए तुम, क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जो रेट है उस रेट पे तुमने कूल किया, तुमको प्रोडक्ट मिला क्या, तुमको प्रोडक्ट मिला बेनाइट। प्रोसेस को तुमने नाम दिया क्या, प्रोसेस को तुमने नाम दिया ऑस्टेम्परिंग, ठीक है। क्या नाम है, ऑस्टेम्परिंग, ठीक। ध्यान से देखो क्या किया अपन ने, क्रिटिकल कूलिंग रेट जो था उससे ज्यादा रेट पे तुमने कूल किया, मतलब उसके इक्वल रेट पे भी कूल कर सकते हो। तुमने कूलिंग रेट रखा ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल कूलिंग रेट, नोस के नीचे वाले टेम्परेचर तक आए, ये नोस का टेम्परेचर था 540, उससे तुम नीचे टेम्परेचर तक आए, और कुछ टाइम तक वही टेम्परेचर तुमने मेंटेन करके रखा, ठीक। वो टेम्परेचर तुमने मेंटेन करके रखा तो क्या हुआ, तुम ट्रिपल टी कर्व के अंदर पहुंच गए, ठीक। ट्रिपल टी कर्व के जैसे ही अंदर पहुंचे कि सारा का सारा गामा एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, उस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया बेनाइट, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर था, तो इसका बेनाइट का भी माइक्रो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, ये क्या थे, इलोंगेटेड पार्टिकल्स थे सीमेंटाइट के इन अल्फा मैट्रिक्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला ऑस्टेम्परिंग, ठीक है। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मैंने अभी बोला यही सब यहाँ लिखा है। देखो ऑस्टेनाइट इज क्वेंच्ड एट अ रेट ग्रेटर देन इक्वल टू CCR टू अ टेम्परेचर बिलो द नोस बट अबव MS, मतलब मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन जो थी उसके ऊपर तक, ठीक है। ये जो तुमने रेट रखा है, ठीक, ये ऐसा नहीं करना है कि भाई ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये तुम मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन के नीचे आ गए, ऐसा नहीं भाई। कितना किस टेम्परेचर तक क्वेंच करोगे कि नोस के नीचे होना चाहिए और MS के ऊपर होना चाहिए, उस रेट तक तुमने क्या किया, क्वेंच किया, ठीक। और उसके बाद में दिस टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नॉन एज आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। और इस मेथड ने आपको क्या दे दिया, बेनाइट दे दिया, राइट। बेनाइट का जो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है तो ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ
आयरन के एटम्स ही उनमें ही चेंज नहीं आ रहा है, जो आयरन के एटम्स है वो भी अपना पोजीशन चेंज करते हैं और उसके साथ साथ कार्बन भी डिफ्यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो है शेयर प्लस डिफ्यूज़न। ये भी जो है आप देखोगे कि ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ बेनाइट फॉर्मेशन। तो इसमें ऐसा है कि जो आयरन के एटम्स थे उनमें शेयरिंग फोर्स लग रहा है, तो वो भी अपना कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जो कार्बन था जो कि उनके बीच में घुस के बैठा हुआ है, तो कार्बन भी डिफ्यूज करता है। तो यहाँ पे पार्शली शेयर और पार्शली डिफ्यूजन ये दोनों इन्वॉल्व है फॉर मेकिंग ऑफ बेनाइट, ठीक है। और बेनाइट जो था वो मैंने बता दिया था कि इलोंगेटेड फाइन एंड इलोंगेटेड पार्टिकल ऑफ सीमेंटाइड है इन अल्फा मैट्रिक्स, ठीक है। इसका माइक्रोस्ट्रक्चर मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ये कंटिन्यूस कूलिंग से नहीं बन सकता है। जैसे अगर मान लो तुम चाहो ऐसा कुछ करो कि तुमने क्या किया, यहाँ से एक कूलिंग रेट लिया, मान लो इसको मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, ठीक, डायरेक्ट ऐसा एक कूलिंग रेट लिया, ठीक। तो क्या इससे ये जो पिंक वाला जो दिख रहा है ना, क्या इससे बेनाइट बनेगा? नहीं, इससे बेनाइट नहीं बनने वाला। ये तुमने कंटिन्यूस कूलिंग करी डायरेक्ट, इससे बेनाइट नहीं बनेगा। इससे काय की फॉर्मेशन होगी, अगर इस केस में बात करो तो वापस वो फाइन परलाइट ही बन जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि इस जगह पे फोकस करो। अरे क्यों फाइन परलाइट बनेगा वो मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें तुमको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि बेनाइट जो है, बेनाइट अगर तुमको बनाना है, अगर अपना प्लेन कार्बन स्टील है तो उस केस में, एलॉय स्टील नहीं है तो उस केस में भैया तुमको कंटिन्यूस कूलिंग नहीं करना है, तुमको स्टेपिंग में कूलिंग करना है। कि भैया सबसे पहले ऐसा कूलिंग किया, फिर वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा, तब तुम्हारा बेनाइट बना। कंटिन्यूस कूलिंग करोगे बेनाइट नहीं मिलने वाला, ठीक। तो ऑश टेम्परिंग वाली जो मेथड है ये क्लियर है, ठीक है। और हाँ, जो मार्टेनसाइट था, मार्टेनसाइट में अपन ने बोला था कि एक्सट्रीमली हार्ड और ब्रिटल फेज होता है। जो हार्ड है तो ये तो इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है कि भाई बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या है कि ब्रिटल स्ट्रक्चर भी है। ब्रिटल होने से क्या होगा, जैसा कांच होता है ना वैसा, तो ब्रिटल होने से ऐसा है कि इसमें क्रैक की फॉर्मेशन जल्दी हो सकती है, ठीक। तो अब अपन क्या करते हैं कि इसकी मार्टेनसाइट की तुमको अगर ब्रिटलनेस कम करना है और इसमें टफनेस इंड्यूस करना है, तो एक प्रोसेस परफॉर्म होती है, उसको बोलते हैं टेम्परिंग, ठीक। तो अब अपन टेम्परिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टेम्परिंग क्यों करते हैं तो मैंने तुमको बता दिया उसका रीजन कि मार्टेनसाइट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन, ठीक है। सो टू डिक्रीज इट्स ब्रिटलनेस एंड टू इंक्रीज इट्स टफनेस, टेम्परिंग इज डन। मार्टेनसाइट की ब्रिटलनेस को कम करना और उसमें थोड़ा सा टफनेस इंड्यूस करना है, तो अपन टेम्परिंग करते हैं, ठीक। टेम्परिंग क्या प्रोसेस होती है, तो भैया ऐसा है, जब मैंने बोला टेम्परिंग, तो टेम्परिंग में ऐसा है कि सबसे पहले तो तुम मार्टेनसाइट बनाओ, ठीक। ये ऑस्टेनॉइड था, इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन समझ आएगा। सबसे पहले ऑस्टेनॉइड था भैया, ऑस्टेनॉइड को तुमने क्वेंच किया, क्वेंच करने पे मार्टेनसाइट बना। उसके बाद में तुमने टेम्परिंग प्रोसेस परफॉर्म की, उससे तुमको एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक। तो अब क्या स्ट्रक्चर मिला देखते हैं, इस डायग्राम पे फोकस करो। यहां तक का तो क्लियर है, हीट करके होल्ड किया, इससे बना तुम्हारा ऑस्टेनॉइड, ठीक है। अरे ऑस्टेनॉइड भी बनाना है तो पहले हीट तो करोगे ना। मान लो रूम टेम्परेचर पे थे, तो रूम टेम्परेचर से हीट करते करते 725 के ऊपर गए, 725 के ऊपर पहुंचे, थोड़ी देर वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा, उससे बना ऑस्टेनाइड। उसको उस टेम्परेचर को मेंटेन करने से ऐसा हुआ कि ऑस्टेनाइड जो है वो यूनिफॉर्मली डेवलप हो गया पूरे स्ट्रक्चर में। फिर बहुत तेजी से तुमने क्वेंच कर दिया, ठीक, वाटर में डाल दिया, ऑयल में डाल दिया या ब्राइन में डाल दिया, उससे बना मार्टेनसाइट। अब देखो फिर से तुमने थोड़ा सा हीट किया, होल्ड किया, और फिर मॉडरेट रेट पे कूलिंग की, जो फाइनल स्ट्रक्चर मिला उसको तुमने बोला टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, ठीक। तो यहाँ क्या चेंज हुआ, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने दूसरी बार हीट किया था, तो जो दूसरी बार में जो हीटिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यूटेक्टॉइड टेम्परेचर से कम है, ठीक। यूटेक्टॉइड टेम्परेचर तुम्हारा ये वाला टेम्परेचर था 725 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पे तुमने टेम्परिंग की है, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो तुम क्या करते कि यहाँ से जो डबल से जब हीट करना था, तो हीट करते करते अगर मान लो तुम 725 पे ही पहुंच जाते या 725 के ऊपर पहुंच जाते,
तो वापस यार, वापस से ऑस्टेनॉइड ही बन जाता ना यार। अरे 725 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच गया मतलब वापस से ऑस्टेनॉइड बन जाएगा। ठीक, तो टेम्परिंग के बारे में एक बात ध्यान रखना कि जो टेम्परिंग का टेम्परेचर होता है वो यूटेक्टोइड टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है एग्जाम में, पूछ लेते हैं। अब देखो, जब फाइनल तुमने मार्टेनसाइट की टेम्परिंग की, टेम्परिंग क्या थी वो बता दिया, हीट किया, यूटेक्टोइड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक हीट किया, होल्ड किया और फिर मॉडरेट रेट पे कूलिंग करी। इससे क्या हुआ कि जो अपना मार्टेनसाइट के ग्रेन्स थे जो कि निडल शेप के ग्रेन्स थे, ठीक, अब उसमें जो सीमेंटाइट के पार्टिकल्स थे ना वो थोड़े आपस में मिल के उन्होंने फाइन पार्टिकल्स बना लिया। पहले तो ग्रेन का शेप चेंज हुआ, पहले निडल शेप ग्रेन थे, अब वो निडल शेप ग्रेन्स नहीं रहे। ठीक, उनका शेप चेंज हुआ और उसमें ऐसा हुआ कि यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स तुमको दिखने लगे। ये सीमेंटाइट के पार्टिकल है और किसके अंदर है, अल्फा मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक, तो अल्फा प्लस सीमेंटाइट ये वाला प्रोडक्ट तुमको मिला, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये परलाइट नहीं है। परलाइट अगर होता तो परलाइट में क्या होता, अल्टरनेट लेयर्स होती। ठीक, इनकी सीमेंटाइट और फेराइट की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट लेयर्स नहीं है, सीमेंटाइट के फाइन पार्टिकल्स है अल्फा के अंदर। ठीक है, तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो मेथड थी जो अभी मैं बोला वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी, ये भी पूछ लेते हैं कि जो टफनेस है, टेम्परिंग से जो टफनेस आ रही है, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट में जो टफनेस आ रही है, एम जो है मार्टेनसाइट को डिनोट कर रहा है, वो टफनेस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, टेम्परिंग टाइम और टेम्परिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परिंग का टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो या टाइम तुम जितना ज़्यादा दे रहे हो उतना ज़्यादा टफनेस और डक्टिलिटी होगी और उतनी कम हार्डनेस होने वाली है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ टेम्परिंग टेम्परेचर ज़्यादा तो उसका मतलब ये है कि यूटेक्टोइड से तो कम ही रखना है भाई। इतना मत कर देना कि ज़्यादा बोला तो भैया और ज़्यादा कर दिया यूटेक्टोइड से, नहीं भैया, बात हो रही है यूटेक्टोइड से कम में ही। एक बार तुमने ये टेम्परेचर रखा, एक बार ये टेम्परेचर रखा, इस टेम्परेचर पे हीट किया, एक बार इस टेम्परेचर पे हीट किया, तो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस टेम्परेचर पे टेम्परिंग करने से जो सीमेंटाइट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो थोड़े बड़े बनेंगे। ठीक है, जैसे अभी तुमने बोला था टेम्पर्ड मार्टेनसाइट में क्या थे, बहुत फाइन थे, तो वो मान लो दो फाइन पार्टिकल्स थे पास पास में। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या हुआ, ये दोनों मिल गए और थोड़े बड़े पार्टिकल बना लिए। है अभी भी फाइन लेकिन थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं वो। ठीक है, तो या तो तुम टेम्परिंग का टेम्परेचर बढ़ाओ या टाइम बढ़ाओ। टाइम बढ़ा रहे हो तब भी तुम यही परमिट कर रहे हो एक्चुअली कि थोड़ा सा डिफ्यूजन को होने दे रहे हो। ठीक है, वो सीमेंटाइट के पार्टिकल्स को मिलने का टाइम दे रहे हो। ठीक, तो वो मिल के ओवरऑल थोड़ा बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, बड़ा पार्टिकल बना लेंगे तो ओवरऑल जो फेस बाउंड्री सरफेस एरिया है वो कम होगा। अगर वो कम होगा तो डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टिकल कम होगी, वो अगर कम होगी डिसलोकेशन मटेरियल में इजीली ट्रेवल करेगी, मतलब मटेरियल की डक्टिलिटी टफनेस इंप्रूव हो जाएगी, हार्डनेस कम हो जाएगी। ठीक, ओके, अब आगे अपन बात करते हैं और क्या लिखा है। ओके, अब एक ये नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्वेंचिंग के साथ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी जस्ट अपन ने क्वेंचिंग देखा, क्वेंचिंग जो था मार्टेनसाइट प्रोड्यूस हुआ उससे, राइट। मार्टेनसाइट के साथ में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने अभी डिस्कस नहीं की। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस की कि भैया उसकी ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा होती, तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए अपन टेम्परिंग कर देते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो अपन ने डिस्कस कर ली। दूसरा एक और है कि इसमें ना क्वेंच क्रेक होती है। ये वर्ड जो है क्वेंच क्रेक भी कई बार आ जाता है, तो ये जो क्रेकिंग वाली चीज़ है ये क्या चीज़ है ये भी समझ लो। जैसे ऐसा था कि सबसे पहले था ऑस्टेनॉइड। ठीक, ऐसे समझो, यहाँ पे ये रहा तुम्हारा ऑस्टेनॉइड जो कि अभी स्टेबल है। उस ऑस्टेनॉइड को तुमने क्वेंच किया। ठीक, कैसे क्वेंच किया, तो क्वेंचिंग का मतलब ये है कि ये मान लो ये ऑस्टेनॉइड का सैंपल था पूरा, उसको तुमने जो भी अपना मटेरियल था उसको तुमने डाला क्वेंच बाद में या क्वेंचिंग मीडियम में। ठीक है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ब्राइन हो सकता है, कुछ भी। उसमें डालने से क्या हुआ,
जो मटेरियल की सरफेस है, सरफेस तो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्वेंचिंग मीडियम के, तो भैया ऐसा है कि जो सरफेस है ना वो बहुत तेजी से ठंडी होगी, उसका कूलिंग रेट डिफरेंट होगा, और जो कोर है अंदर का पोर्शन, उस अंदर के पोर्शन का कूलिंग रेट डिफरेंट होगा, क्योंकि अंदर का जो पोर्शन है वो सरफेस के, वो क्वेंचिंग मीडियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दो, ये चीज को मैंने यहाँ पे समझाया कि भाई ऐसा होगा कि सरफेस क्योंकि बहुत तेजी से ठंडी हो रही है, मतलब सरफेस का जो कूलिंग रेट है वो कुछ ऐसा जा रहा है, ये वाला। कोर जो है, कोर मतलब इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर पोर्शन का कूलिंग रेट कम है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है क्वेंचिंग मीडिया के, तो उसका कूलिंग रेट ऐसा कुछ जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि ये रहा अपना सरफेस का कूलिंग रेट, ये रहा अपना कोर का कूलिंग रेट। अब बात क्या हो गई कि मान लो तुम इतने टाइम बाद फोकस करो, इस टाइम बाद, इतना टाइम, ठीक, इस टाइम पे अगर तुम देखोगे तो सरफेस ये रही, कोर ये रही, ठीक। मतलब सरफेस जो है वो देखो एमएफ के नीचे आ चुकी है, मतलब सरफेस जो है वो पूरा का पूरा बन चुकी है मार्टेन साइट एम। लेकिन अगर तुम इस टाइम के बाद में अभी अभी कोर पे फोकस करोगे तो कोर अभी भी क्या है, अरे ये क्या पोर्शन है, अभी भी कोर जो है वो अभी भी क्या है, ऑस्टेनॉइड है, ठीक है। अनस्टेबल पोजीशन में है वो, ठीक है, लेकिन अभी भी वो ऑस्टेनॉइड है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सरफेस जो है वो बन चुकी है मार्टेनसाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग रेट हुआ तो वो ज़्यादा तेज़ी से कूल हो गई, लेकिन जो इंटीरियर पोर्शन है, कोर वाला पोर्शन है, वो अभी भी क्या है, ऑस्टेनॉइड है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे फोकस करो भैया। ऑस्टेनॉइड है एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मार्टेनसाइट है बीसीटी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। तो ऐसा है, जो एफसीसी की जो डेंसिटी है, ठीक, वो ज़्यादा है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर से। इसको याद रखना हो तो वैसे याद रख सकते हो, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसका जो एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन होता है वो 74% होता है, जबकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीटी का कितना होता था, 68% होता था। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ना उससे भी कम इसका होगा एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें ऐसा है कि यार टेट्रागोनल हो गया ना तो एक लेंथ और इंक्रीज कर दिएगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना हो तो रख सकते हो। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो ऑस्टेनॉइड की डेंसिटी है वो ज़्यादा है मार्टेनसाइट से, जिस वजह से जो ऑस्टेनॉइड की वॉल्यूम है वो मार्टेनसाइट की वॉल्यूम से कम होगी, ठीक। तो अभी ये पॉइंट ध्यान रखो कि वॉल्यूम ऑफ ऑस्टेनॉइड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ मार्टेनसाइट। अब देखो यहाँ पे आओ, अभी तुमने सिर्फ इतने टाइम पे फोकस किया था, अब क्या हुआ, अभी भी भाई मीडियम क्वेंचिंग मीडियम में रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम बाद, मतलब इतने टाइम बाद, जब इतना टाइम बीत गया तो कोर भी भैया नीचे आई, कोर भी भैया ठंडे होते 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 फाइनली इस मार्टेनसाइट फिनिश टेम्परेचर जो है उसके नीचे आ चुकी है, ठीक, यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो गया। तो भैया जब नीचे आई तो इसका मतलब क्या है, कोर भी अब कन्वर्ट होगी किस में, मार्टेनसाइट में। अभी कोर क्या थी, अभी कोर क्या थी, ऑस्टेनॉइड थी, अब वो काय में कन्वर्ट हो गई, मार्टेनसाइट में। भैया भैया अगर कोर ऑस्टेनॉइड से, सॉरी, हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ, ऑस्टेनॉइड से मार्टेनसाइट में अगर कन्वर्ट होगी तो अब भी तुमने देखा, अब भी तुमने देखा ऑस्टेनॉइड की वॉल्यूम कम है, मार्टेनसाइट की वॉल्यूम ज़्यादा है। इट मीन्स वो जो ऑस्टेनॉइड का पोर्शन है, जो ऑस्टेनॉइड का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो कि मार्टेनसाइट में जा रहा है, एक्सपांड होगा। अरे यही तो कन्वर्ट हो रहा है मार्टेनसाइट में, बाहर सरफेस कन्वर्ट हो चुकी है, अंदर का पोर्शन अब कन्वर्ट होना चाह रहा है। अंदर का पोर्शन जब मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, मतलब एक्सपांशन होगा, ठीक। अब बात क्या है भैया, प्रॉब्लम ये भी नहीं है एक्सपांशन की, प्रॉब्लम ये है कि जो सरफेस है, जो रेड कलर से मैंने दिखाया, वो सरफेस ऑलरेडी मार्टेनसाइट बन चुकी है। तो वो जो सरफेस है वो इस अंदर के कोर के पोर्शन को एक्सपांड नहीं होने देगी, वो क्योंकि मार्टेनसाइट बन चुकी है, मतलब हार्ड और ब्रिटल हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक। वो इसको एक्सपांड नहीं होने दे रही और ये जो कोर है ये एक्सपांड होना चाह रही है। तो ओवरऑल क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होंगे, जो सरफेस है सरफेस के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगे, कोर के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगे। जो सरफेस के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस थे वो फाइनली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट कर देंगे क्या,
क्रेक क्रिएट करेंगे, सरफेस जो है वो खिंचा रही होगी और फाइनली वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेक की फॉर्मेशन होगी। इसी क्रेक को अपन फाइनली क्या बोलते हैं, क्वेंच क्रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेंच क्रेक। यही सब पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देखोगे जो भी मैंने समझाया यही सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेसेस जो आए थे सरफेस में, देट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेंच क्रेक, ठीक है, अभी दिख रहा होगा, दिस टेंसाइल स्ट्रेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेंच क्रेक, ठीक। तो क्या ये क्वेंच क्रेक वाला टॉपिक भी क्लियर है, समझ में आया क्या, ठीक है, क्या था। अब देखो ऐसा है, अपन ने क्वेंच क्रेक पढ़ ली कि क्वेंच क्रेक क्या होती है, ठीक है। उसमें अपन ने एक मेन चीज देखी थी कि सरफेस और कोर के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट था। उस टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से सरफेस मार्टेनसाइट बन गई, कोर जो है वो ऑस्टेनॉइड हो चुकी है, जिसकी वजह से इनमें डेंसिटी डिफरेंस आया, डेंसिटी डिफरेंस आया या बोल दूँ वॉल्यूम डिफरेंस आया, और वही वॉल्यूम डिफरेंस फाइनली काय में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रेक की फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो ओवरऑल जो रूट कॉज था वो था टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब क्या है कि अपन एक मेथड लेके आए विच इज़ अ रेमेडी टू क्वेंच क्रेक। रेमेडी मीन्स सॉल्यूशन। मेथड का नाम दिया मार टेम्परिंग या मार क्वेंचिंग, ठीक। अब ये मार टेम्परिंग या मार क्वेंचिंग जो है, इसमें क्या किया कि जो सरफेस और कोर के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट आ रहे थे, इस मेथड में उन टेम्परेचर ग्रेडियंट को रिड्यूस करने की कोशिश की गई, ठीक। कैसे रिड्यूस किया, तो ऐसा है कि जैसे मान लो ये अपना बीकर था, ठीक है, जो भी मतलब जिस भी तुम बात में मतलब तुमने वो सैंपल डाला, ठीक है, ये मान लो ये सैंपल था, उस सैंपल को मैंने डाला, ये क्वेंचिंग मीडियम है, ये क्या है, क्वेंचिंग मीडियम, और ये सैंपल है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस क्वेंचिंग मीडियम का इनिशियल टाइम पे जब अपन ने अभी क्वेंच क्रेक जब पढ़ा था, जो जनरल क्वेंचिंग होती है, तो जनरल क्वेंचिंग में अपन क्या बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कितना रखोगे तुम, एमएफ लाइन से नीचे रखोगे, मार्टेनसाइट फिनिश लाइन से नीचे रखोगे, तब तो पूरा का पूरा मार्टेनसाइट बनेगा। लेकिन जो मार टेम्परिंग है या मार क्वेंचिंग है, इसमें तुमने क्या किया, इस क्वेंचिंग मीडियम का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर रखा किसके, मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन जो है, मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर जो है उससे ज़्यादा रखा। मतलब देखो ये इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला मैंने दिखा ही रखा है, हॉट बाथ टेम्परेचर, ठीक है, हॉट बाथ टेम्परेचर ये रहा, ये जो लाइन जा रही ना, ये लाइन का टेम्परेचर मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन से ज़्यादा है और नोज से कम है, ठीक। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि भैया जब मैं मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन के ऊपर वाले टेम्परेचर पे कूल कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा है मार्टेनसाइट की फॉर्मेशन नहीं हुई है। ये जो अपना सिंपल था, भले तुमने उसको क्वेंचिंग मीडियम में डाल दिया, लेकिन अभी वो मार्टेनसाइट नहीं बना है, राइट। अब तुमने क्या किया, इस हॉट बाथ का ये जो टेम्परेचर है ये कुछ टाइम तक मेंटेन रहने दिया। मेंटेन रहने से ये हुआ कि सरफेस और कोर ये दोनों ही एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो कि इस हॉट बाथ का था, जिसको अभी क्वेंचिंग मीडिया बोला, वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे आ गई, फिक्स टेम्परेचर पे आ गई, राइट। अब तुमने क्या किया, अब इस हॉट बाथ से निकाला और निकाल के किसी और मीडियम में इसको कूल कर दिया, और वो जो दूसरा मीडियम होगा, उस दूसरे मीडियम का जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे तुम कूल कर रहे हो, वो मार्टेनसाइट फिनिश लाइन से कम होगा, ठीक। मतलब जो मार्टेनसाइट फिनिश टेम्परेचर है, मान लो वो होता कुछ भी, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता, तो जो दूसरी बार जब कूलिंग करोगे तो जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होगा, राइट, ताकि पूरा का पूरा मार्टेनसाइट बन जाए, ठीक है। अब बात ये उठी कि यहाँ पे ऐसा जब मैंने 2 बार क्वेंचिंग की, कि पहली बार मैंने किसी हॉट बाथ में क्वेंचिंग किया, फिर दूसरी बार उसको मतलब जब यूनिफॉर्मली फिर यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन किया, और फिर निकाल के उस हॉट बाथ में से निकाल के किसी दूसरे मीडियम में इसको कूल किया, ऐसा करने से क्या हुआ, ठीक, सवाल ये उठता है। तो बात ये है कि देखो, मान लो अगर तुम इस टाइम पे फोकस करो, मान लो तुम्हारा टाइम अभी इतना बीता है, तो इस टाइम पे सरफेस ये रही और कोर ये रही, सरफेस और कोर में टेम्परेचर डिफरेंस ये रहा, ठीक। ये रहा अपना कोर का टेम्परेचर, ये रहा अपना सरफेस का टेम्परेचर। टेम्परेचर ग्रेडियंट अभी ज़्यादा है, तुमने टेम्परेचर मेंटेन करके रखा, अभी होल्ड करके रखा है, तो फाइनली कोर भी आ गई, कोर भी फाइनली इस जगह पे आ गई, तो अभी दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना,
जीरो। क्या अभी कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट है सरफेस और कोर में? नहीं, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो जो जो क्वेंच क्रैक का रीजन था, क्वेंच क्रैक का रीजन था कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट आ रहा है सरफेस और कोर में, जिसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा स्ट्रक्चर्स में। मतलब मार्टेनसाइट का डेंसिटी अलग है और अपना ऑस्टेनाइट का डेंसिटी अलग है। वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे हो ही नहीं रही है। तुम उस टेम्परेचर ग्रेडियंट को रिड्यूस कर रहे हो, बहुत कम कर रहे होगे, ठीक। उससे ही उसी की वजह से क्या हो रहा है फाइनली, यहाँ पे क्रैक की फॉर्मेशन बहुत कम होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ क्लियर है, समझ में आई? यही पूरी मेथड यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार जब मान लो मैं फाइनली सरफेस और कोर इस पॉइंट पे आ चुकी है और जब दूसरी बार मैं कूल कर रहा हूँ, तो दूसरी बार कूल करने पे मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं दिखाया कि कोर जो है वो ज़्यादा टाइम लगा रही कूल होने में, सरफेस जो है कम टाइम लगा रही है। मतलब वापस से यहाँ पे भी तो डिफरेंस आएगा। अरे यार, ये जो तुम्हारा सिंपल था, जब तुम इसको दूसरी बार किसी मीडियम में डाल रहे हो, जैसे मान लो एयर में डाल दिया, एयर में क्वेंच किया, तो यहाँ पे भी तो ये बात आएगी कि सरफेस जो है वो मीडियम के कांटेक्ट में, तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, मतलब वो बन गया मार्टेनसाइट। कोर जो है वो थोड़ा देर से ठंडा होगा, तो वो अभी मार्टेनसाइट नहीं बना, ठीक। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा होगा। लेकिन अभी तुम इस पॉइंट पे अगर देखो तो जैसे मान लो ना, यहाँ पे तुम अगर देखोगे, जैसे मान लो अभी सरफेस यहाँ है, उस टाइम पे कोर यहाँ थी, तो इस जगह पे दोनों के बीच का टेम्परेचर ग्रेडियंट देखो कितना है, अभी इतना सा टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक। जबकि पहले कितना था? ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो तुमको ये पॉइंट समझ आया कि टेम्परेचर ग्रेडियंट अपन ने रिड्यूस किया, ठीक। यहाँ पे एम अपना यही था। तो अगर तुम वैसे बनाना चाहो कि भाई यहाँ पे कोर ऐसे दिखाओ और सरफेस ऐसे दिखाओ, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए एक ही में दिखा दिया क्योंकि अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने दिखा दिया कि अब अपन ने सिंगल एसी ही एक ही बार में कूलिंग करके दिखा दिया कि पूरा सरफेस और कोर यूनिफॉर्मली कूल हो गया, ठीक। क्या मेथड तुमको समझ में आई? यही यही की यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, पढ़ लो क्या लिखा है। ऑस्टेनॉइड सिंपल इज quenched at a temperature above ms but below the nose in hot bath, राइट। ms के ऊपर है और नोज के नीचे, फाइनली इस टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर अंटिल कोर एंड सरफेस अटेन्स द सेम टेम्परेचर। कोर और सरफेस दोनों ही सेम टेम्परेचर पे जब तक नहीं आ जाती, तब तक ये टेम्परेचर तुमने होल्ड करके रखा, मेंटेन करके रखा। नाउ इट इज कूल्ड एट अ मॉडरेट रेट, जैसे एयर में कूल कर दिया। अब टू अवॉइड द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन पार्ट, हेंस डेंसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द सर्फेस एंड द कोर डिक्रीजेस विच फाइनली रिड्यूस क्वेंच क्रैक, ठीक है। क्लियर है क्या? अब देखो अपन, हाँ, एक एक ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट अभी नहीं बताया था तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक टेम्परिंग वर्ड आया हुआ है, मार टेम्परिंग, ठीक। ऐसे ही ऑश टेम्परिंग में भी टेम्परिंग वर्ड आया था। तो एक बात ध्यान रखना कि ये वाला जो मार टेम्परिंग का टेम्परिंग है और ऑश टेम्परिंग का जो टेम्परिंग है, इनका कोई रिलेशन नहीं है जो अपन ने टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट पढ़ा था उससे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, जो अपन ने टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट पढ़ा जिससे टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बना, वो अलग मेथड है, मार टेम्परिंग अलग मेथड है, ऑश टेम्परिंग अलग मेथड है, ठीक है। इनका तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना मार टेम्परिंग से, कुछ मार्टेनसाइट वगैरह में कंफ्यूज हो जाओ कि मार टेम्परिंग और जो टेम्परिंग मेथड है वो सेम है, सेम नहीं है भाई, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। अब वो नाम रखा है यार, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हार्डनेबिलिटी, ठीक है। और हार्डनेबिलिटी को मेज़र करेंगे जोमिनी एंड क्विंच टेस्ट से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ के ख़त्म करते हैं जल्दी से। देखो, हार्डनेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन एलॉय टू बी हार्डन्ड बाय मार्टेनसाइट फॉर्मेशन। फिर से पढ़ो, एबिलिटी ऑफ एन एलॉय टू बी हार्डन्ड बाय मार्टेनसाइट फॉर्मेशन मीन्स कोई सैंपल था पर्टिकुलर, उस सैंपल में किस रेट से मार्टेनसाइट फॉर्मेशन हो रहा है, कितनी डेप्थ तक मार्टेनसाइट फॉर्मेशन हो रहा है, वो डिसाइड करेगा उसकी हार्डनेबिलिटी, ठीक है। ये हार्डनेस नहीं है, एक बात ध्यान रखना, हार्डनेबिलिटी इज नॉट हार्डनेस।
हार्डनेस जो है वो मैं अभी एक एक लेक्चर में बता दूंगा, कुछ 3-4 उसके टेस्ट होते हैं हार्डनेस मेजर करने के, ठीक है। हार्डनेस जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट लोकेलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक। लोकेलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब हो सकता है इंडेंटेशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंडेंटर था, ये कोई सरफेस थी, ये ऐसा कुछ, मतलब सरफेस फाइनली ऐसी थी, उसमें तुमने ये कुछ ऐसा एक इंडेंटर था वो घुसाया, फोर्स लगाया, शेप कुछ ऐसा बन गया, ठीक। तो ये जो इंडेंटर है, ये इंडेंटर इस सरफेस में कितना डेप्थ तक जा रहा है, किसी केस में वो डेप्थ मेजर की जाती है, किसी केस में कुछ और चीज मेजर की जाती है, इस इंडेंटर का डायमीटर मेजर किया जाता है, वो डिसाइड करेगा हार्डनेस, ठीक है। तो हार्डनेस अलग चीज है, ठीक है। तो हार्डनेस क्लियर है, हार्डनेस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंडेंटेशन या लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जबकि हार्डनेबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब एक पॉइंट आता है कि हार्डनेबिलिटी को मेजर करने का एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन आता है। सो दिस टेस्ट इज यूज टू मेजर हार्डनेबिलिटी, राइट। क्या करते हैं इस टेस्ट में, तो इस जगह फोकस करो। ये एक स्पेसिमेन था, इसको जोमिनी बार बोलते हैं, ठीक है। अपना वही मान लो स्टील का स्पेसिमेन था, अपन स्टील की हार्डनेबिलिटी मेजर कर रहे हैं कि जो स्टील अपन ने डेवलप किया उस स्टील की हार्डनेबिलिटी कितनी है, ठीक। तो इसमें क्या है, इस जोमिनी बार के ये पूरा जोमिनी बार जो ये स्टील का बना हुआ है, और इसके ना फिक्स कुछ डायमेंशन होते हैं, इसका डायमीटर फिक्स होता है, इसकी लेंथ कुछ फिक्स होती है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करते क्या है वो ध्यान दो। इस स्पेसिमेन में नीचे से तुमने वाटर जेट छोड़ा, ठीक। ये वाटर जेट जो होगा ये एक फिक्स टेम्परेचर होगा इसका, और एक फिक्स फ्लो रेट से छोड़ा, राइट। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफाइड फ्लो रेट से इसको छोड़ा, ठीक है। और हाँ, ये जो था सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले तो ऐसा था कि इसको फर्नेस में ऑस्टेनाइट बनाया, ठीक है। सबसे पहले ये जो सैंपल था, सैंपल को अपन ने डाला फर्नेस में, फर्नेस में डाल के ये पूरा का पूरा काय में कन्वर्ट किया, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट किया, मतलब 725 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका टेम्परेचर लेके गए। अब ये ऑस्टेनाइट का जो सैंपल है, अब इसको तुमने भैया फर्नेस से निकाला, एक फिक्सचर था पर्टिकुलर, उस फिक्सचर में इसको डाला, रखा, और नीचे से तुमने वाटर की जेट मारी फिक्स रेट और फिक्स टेम्परेचर पे, राइट। जैसे ही मैंने वाटर की जेट इस पे मारी, तो क्या मैं ये क्वेंचिंग कर रहा हूँ क्या? अरे क्वेंचिंग अभी अपन ने पढ़ा, क्वेंचिंग में क्या होता है, बहुत फास्ट कूलिंग रेट होता है। वाटर में डायरेक्ट अपन ने अपने ऑस्टेनाइट को डाल मारा, ऑस्टेनाइट के सैंपल को, ठीक। तो वही पॉइंट होगा क्या, नीचे से वाटर की जेट तुमने मारी तो ऐसा है कि ये जो नीचे का पोर्शन है ये डायरेक्टली क्वेंचिंग मीडियम के कांटेक्ट में, मतलब जो नीचे का पोर्शन होगा उसमें 100% क्या हो जाएगा, मार्टेनसाइट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। या मैं बोल दूं कि यहाँ पे इस जगह पे मार्टेनसाइट बहुत तेजी से बना, बहुत ज़्यादा बना, राइट। लेकिन जैसे जैसे मैं दूर बढ़ते जा रहा हूँ, इस एंड से दूर बढ़ते जा रहा हूँ, इस एंड को मैंने नाम दिया क्वेंच्ड एंड, ठीक है। जिस एंड पे क्वेंचिंग हो रही है उसको नाम दिया क्वेंच्ड एंड। तो जैसे जैसे मैं इस क्वेंच्ड एंड से दूर बढ़ते जा रहा हूँ, क्या मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन रिड्यूस होगा? क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि जो कूलिंग रेट है, दूर बढ़ने पे कूलिंग रेट कम हो रहा है। अरे भाई वाटर डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में, नीचे वाले एंड के कांटेक्ट में, यहाँ ऊपर वाले एंड के कांटेक्ट में वाटर थोड़ी है यार डायरेक्टली। तो जैसे जैसे तुम दूर बढ़ोगे मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन कम हो रहा है। ऐसे समझ लो, हो सकता है परलाइट बन जाए। तो अपन अगर मान लो इस पॉइंट पे अगर लिखना चाहें तो हो सकता है कि 50% मार्टेनसाइट था और 50% क्या बन गया, 50% परलाइट बन गया। और ऊपर बढ़े तो हो सकता है इस जगह पे मार्टेनसाइट बना ही नहीं हो, पूरा का पूरा क्या बन चुका है, परलाइट बन चुका है, ठीक। क्योंकि इस पॉइंट पे ये सबसे दूर पॉइंट है, क्वेंच्ड एंड से सबसे दूर वाला पॉइंट है, वहां पे सबसे स्लो कूलिंग रेट है, उसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है ठंडा होने में, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न हो रहा होगा। हियर कूलिंग रेट इज स्लो, सो मोर टाइम फॉर कार्बन डिफ्यूजन, हेंस परसेंटेज ऑफ परलाइट इज मोर। क्लियर है क्या? तो ये जोमिनी क्वेंच टेस्ट जो था ये क्लियर है। यही स्टेप्स यहाँ पे लिखी है, अगर पढ़ोगे तो यही सब यहाँ पे लिखा है। देखो
स्टेप्स पहले पढ़ते हैं फिर ये कर्व बताता हूँ. सिंपल इज फर्स्ट ऑस्टेनिटाइज्ड इन द फर्नेस. नाउ इट्स लोअर एंड इज क्वेंच्ड बाय वाटर जेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड एट अ फिक्स rate. So cooling rate is maximum at quenched end and it decreases as we move away from it, right? And after the sample is cooled to the room temperature, hardness is measured by Rockwell hardness indenter along its length. ये लास्ट वाले जो पॉइंट है ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, तो ये यही है कि जब तुमने ऐसा ये टेस्ट परफॉर्म किया, ठीक, वाटर का स्प्रे कर लिया, एक पर्टिकुलर टाइम तक वाटर जेट को छोड़ा, फॉर्मेशन होने दिया मार्टिनसाइट का, पर्लाइट का, जिसका भी, उसके बाद में तुमने क्या किया, ये जो अभी अपन ने बोला था रॉकवेल हार्डनेस इंडेंटर जो था, उस इंडेंटर को भाई इस लेंथ के अलोंग डाल डाल के देखा, हार्डनेस चेक कर करके देखी, हार्डनेस चेक कर करके देखी, ठीक. वो इंडेंटर जितना डेप्थ तक गया उस डेप्थ को मेज़र किया, उससे तुमको हार्डनेस का डिस्टेंस के साथ में एक कर्व मिला. डिस्टेंस कहाँ से? क्वेंच्ड एंड से डिस्टेंस. क्वेंच्ड एंड से कितना दूर जा रहे हो. जब तुम डायरेक्ट क्वेंच एंड के ऊपर ही हो, मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो है ये क्वेंच्ड एंड है, हार्डनेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, मार्टेनसाइट है. मार्टेनसाइट की हार्डनेस सबसे ज़्यादा पढ़ रखा है अपन ने, राइट. हार्डेस्ट एंड बिटल मोस्ट फेज ऑफ आयर स्टील जो होता है वो होता है मार्टेनसाइट. जैसे जैसे तुम दूर बढ़े, ऊपर बढ़े, क्वेंच्ड एंड से दूर बढ़े, हार्डनेस कम होते जा रही है, कम होते जा रही है. और इस कर्व को क्या बोलते हैं? हार्डनेबिलिटी कर्व बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हार्डनेबिलिटी कर्व, ठीक है. तो क्या ये जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट क्लियर है? ठीक है. और ऐसा स्टील जिसकी जो हार्डनेस है, मतलब मान लो एक स्टील का सैंपल था, उसमें क्वेंच्ड एंड पे हार्डनेस भी ज़्यादा है और वो हार्डनेस उसने ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके रखी, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगी. तो ये वाले की हार्डनेबिलिटी ज़्यादा है इस वाले से, ठीक है. मतलब अगर आप ऐसा पूछो कि हाई हार्डनेबिलिटी का मतलब क्या है, तो हाई हार्डनेबिलिटी का मतलब ऐसा है कि वो वाला जो स्टील का सैंपल होगा वो मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन अब ज़्यादा डिस्टेंस तक कर रहा होगा, क्वेंच्ड एंड से ज़्यादा डिस्टेंस तक कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक उसमें मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है. और डेप्थ में भी मतलब इंटीरियर में भी मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है उस स्टील के केस में, तो उसको तुम बोलोगे कि उसकी हार्डनेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है. तो एक ये जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट याद रखना, ठीक है. अब देखो एक आखिरी टॉपिक है क्वेंचिंग मीडिया, इस पे फोकस करो. क्वेंचिंग मीडिया एंड शेप का क्या इफेक्ट होता है. तो ऐसा है कि जब अपन मार्टेनसाइट बनाते हैं तो क्वेंचिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्वेंचिंग कर सकते हैं. ब्राइन में कर सकते हैं, वाटर प्लस NaOH में कर सकते हैं, वाटर में कर सकते हैं, ऑयल में हो सकती है या एयर में हो सकती है, ठीक है. और इन डिफरेंट डिफरेंट क्वेंचिंग मीडिया के जो कूलिंग रेट्स हैं वो अलग है. तो इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सिंपल कूलिंग रेट पूछेगा. सबसे पहले पूछेगा फास्टेस्ट कूलिंग रेट किस में, सबसे तेज़ी से कौन क्वेंच कर देगा, सबसे तेज़ी से किस में कूलिंग हो जाएगी, तो तुम बोलोगे ब्राइन में. सबसे कम तेज़ी से होगी एयर में, ठीक है. तो तुमको दिख रहा है फास्ट कूलिंग रेट जो है वो इधर ऊपर की तरफ फास्ट है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हो कूलिंग रेट स्लो होते जा रहा है. और सिमिलरली हार्डनेस का भी आएगा. हार्डनेस जो है ब्राइन में करोगे सबसे ज़्यादा हाई हार्डनेस मिलेगी, नीचे करोगे एयर में तो हार्डनेस जो है वो थोड़ी लो होगी, ठीक है. क्योंकि डिफरेंट मीडियाज़ जो हैं, इन डिफरेंट मीडियाज़ की थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग है, उनकी स्पेसिफिक अलग अलग है. इस वजह से उनके जो कूलिंग रेट है या क्वेंचिंग रेट है वो अलग अलग है, ठीक है. वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. अच्छा, जब वाटर की क्वेंचिंग करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड आता है वेपर ब्लैंकेट, ठीक. जब भी आप मान लो किसी सैंपल की, ये सैंपल था, उसको मान लो वाटर में क्वेंच किया, ठीक, ये था अपना वाटर, तो वाटर में क्वेंच करोगे तो एक्चुअली क्या है कि जब ये मेटल और वाटर का जो इंटरफेस है, ठीक, इस इंटरफेस पे वाटर बॉईल हो रहा होगा और बॉईल होने के कारण वो वेपर की फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर वेपर बनेगी, बबल्स बनेगी, ठीक. और जो ये बबल्स बनती है वो बबल्स क्या होती है कि इस मेटल को घेर के रख लेती है, ठीक. उसका नाम दिया है वेपर ब्लैंकेट. तो वेपर ब्लैंकेट क्लियर है. वेपर ब्लैंकेट मतलब ये वाटर बॉईल हुआ, बबल्स की फॉर्मेशन हुई, और वो बबल्स ने मेटल को घेर के रख लिया,
अब बात क्या है कि ये जो वेपर ब्लैंकेट है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम है, तो ये वेपर ब्लैंकेट हीट कंडक्ट नहीं होने देगा, हीट कंडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हीट कंडक्शन को रिड्यूस करेगा। तो ओवरऑल जो अपना क्वेंचिंग रेट था जो कि फास्ट होना चाहिए था वो लो हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर के केस में ये वाली प्रॉब्लम आती है कि भाई वेपर ब्लैंकेट की फॉर्मेशन होगी जो ओवरऑल फाइनली आपका जो क्वेंचिंग रेट है उसको कम करेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा अपने मटेरियल को ठंडा होने में। ठीक, तो फिर ये बोलते हैं कि ये जो ब्राइन होता है ना, ठीक, ब्राइन जो होता है वो क्या करता है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो हेल्प करता है टू रिड्यूस द वेपर ब्लैंकेट फॉर्मेशन। ठीक, तो इसलिए कई बार अपन जो है जब अपन मान लो अच्छा ज़्यादा क्वालिटी वाला मार्टेनसाइट बनाना हो तो तुम जो है अगर ब्राइन अवेलेबल हो तो फिर ब्राइन में क्वेंचिंग करते हो। ठीक है, वेपर ब्लैंकेट को हटाना हो तो एक ये वेपर ब्लैंकेट वाला पॉइंट भी याद रखना। और जो ये आखिरी एक पॉइंट है ये तो ऐसा है कि ये जनरल पॉइंट है यार, कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो जितना ज़्यादा होगा कूलिंग रेट उतना ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये इन जनरल चीज़ें, ये कोई नई चीज़ नहीं है भाई, कि अगर मान लो एक थीक प्लेट है, एक प्लेट है जो कि बहुत थीक है, उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, और एक मैंने मान लो थीन प्लेट ली। ठीक, तो एक थीक प्लेट ली और एक तुमने थीन प्लेट ली, तो इस केस में थीक प्लेट जो होगी वो ज़्यादा टाइम लगाएगी ठंडा होने में, जबकि जो थीन प्लेट है वो कम टाइम में ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और दोनों का मान लो जो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो था वो सेम था, तो उस केस में ये थीन वाली जो है कम टाइम में ठंडी हो गई, थीक वाली ज़्यादा टाइम लगा रही है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इन जनरल है यार। ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में, ऐसे समझो ना यार, ज़्यादा एरिया जो है वो कांटेक्ट में आएगा, ज़्यादा तेज़ी से कूलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।